हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनोलॉजी के बारे में यूरिनरी सिस्टम में। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी देखिएगा इसमें एनयूरिया। एनयूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिन आउटपुट जब 24 आवर में यूरिन आउटपुट 100 ml से कम आएगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एनयूरिया बोलेंगे। देखिएगा, यूरिन आउटपुट बिलो 100 ml इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर यदि यूरिन आउटपुट 100 ml से कम आ रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एनयूरिया बोलेंगे। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है एज़ोटेमिया। एज़ोटेमिया का मतलब क्या होता है? रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड। ब्लड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का रिटेंशन होना क्या कहलाता है? एज़ोटेमिया कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिएगा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है? ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट बिलो 400 ml इन 24 आवर। यहां से एमसीक्यू पूछा गया था कि किसी पर्सन का यूरिन आउटपुट 24 घंटे के अंदर 300 ml है, 24 आवर में 300 ml है, तो उसे आप किस टर्म से डिस्क्राइब करोगे? और वहां पे दो टर्म ने काफी कंफ्यूजन दिया था। एक थी एनयूरिया, सबसे पहली टर्म थी एनयूरिया और दूसरी थी ओलिगोयूरिया। अब देखिएगा, यदि यूरिन आउटपुट 100 ml से कम है 24 घंटे में तो उसे अपन एनयूरिया का नाम देंगे। और यदि यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है लेकिन 100 ml से ज्यादा है, 400 ml से कम है और 100 ml से ज्यादा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया बोलेंगे। ये कंफ्यूजन वाला एमसीक्यू था और इसे काफी स्टूडेंट ने गलत किया था। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है पॉलीयूरिया। अब पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है? पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन आउटपुट यदि 24 घंटे में 3 लीटर से ज्यादा हो रहा है, यूरिन आउटपुट मोर देन 3 लीटर्स इन 24 आवर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन पॉलीयूरिया के नाम से कंसिडर्ड करेंगे। एक टर्म होती है डाइसूरिया। डाइसूरिया जो वर्ड है ये गर्मियों के सीजन में आपने अनुभव किया होगा कि पेनफुल मैक्चुरेशन, दर्द के साथ में पेशाब आना, पेनफुल मैक्चुरेशन अगर हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन डाइसूरिया के नाम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। एक होता है पाईयूरिया। ये सारी टर्मिनोलॉजी में इस वजह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनसे एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, हम सिस्टमेटिकली सभी स्टडी कर रहे हैं तो अपन एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो या कोई सा भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि शायद ही कोई पॉइंट छूटा हो, इसमें मैंने सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। पाईयूरिया का मतलब क्या होता है? पाईयूरिया का मतलब होता है पस सेल इन यूरिन। यूरिन के अंदर पस सेल्स की प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? पाईयूरिया कहलाता है। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी होती है हीमैचूरिया। देखिएगा, हीम का मतलब होता है ब्लड। हीम किससे रिलेट करता है? हीम रिलेट करता है ब्लड और यूरिया रिलेट करता है यूरिन से। कहने का मतलब है कि यूरिन में, किसमें? यूरिन में ब्लड का सेल का प्रेजेंस होना, यूरिन के अंदर ब्लड सेल का प्रेजेंस होना क्या कहलाता है? हीमैचूरिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है, उसका नाम होता है प्रोटीन यूरिया। टर्म से समझ में आ रहा है। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस होना क्या कहलाएगा? प्रोटीन यूरिया कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। क्या सब? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन क्या कहलाता है? ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ठीक है। एक टर्म होती है जिसका नाम होता है नॉक्चूरिया। अब ये नॉक्चूरिया क्या होता है? नॉक्चूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट इन नाइट टाइम। जब नाइट टाइम में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट आता है तो उसे अपन नॉक्चूरिया बोलते हैं। ठीक है। एक टर्म होता है एज़ोटोरिया। एज़ोटोरिया का मतलब क्या होता है? देखिएगा, यदि नाइट्रोजनस वेस्ट का यूरिन के साथ साथ फीसेस के अंदर भी एक्सक्रीशन हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का यूरिन के साथ साथ फीसेस के अंदर भी एक्सक्रीशन हो रहा है, फीसेस के साथ भी एक्सक्रीशन हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? एज़ोटेरिया बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म्स होती है जो लास्ट टर्म से आज की अपनी, वो होती है न्यूमेक्चूरिया। देखो, जब ब्लैडर एंड इंटेस्टाइनल कोलोन के बीच में फिस्टुला यानी कि ओपनिंग बन जाए, जब ब्लैडर
एक तो हो गया ब्लैडर, दूसरा हो गया इंटेस्टाइन, है ना। और जब इन दोनों के बीच में ओपनिंग बन जाए तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, देखो पासेज ऑफ गैसेस फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा जो इंटेस्टाइनल गैस थी वो ब्लैडर के अंदर आएगी। इंटेस्टाइन गैस जब ब्लैडर के अंदर आएगी और ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूमैक्चूरिया बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि हम कुछ नॉर्मल वैल्यूज की बात करेंगे जो कि आपके पैथोजेनोसिटी के अंदर भी काम आएगी, यानी कि अपन जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी काम आएगी। और दूसरी बात ये है कि ये एग्जाम में काफी बार पूछी गई है टर्मिनोलॉजी, सॉरी ये नॉर्मल वैल्यू एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा सोडियम का, अपन नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सोडियम का देखिएगा कि सोडियम का वैल्यू कितना होता है नॉर्मल, तो 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। और सोडियम की इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मोस्ट कॉमन केटाइन होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मोस्ट कॉमन केटाइन कौन सा होता है, तो राइट आंसर जाएगा सोडियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू यहां से बना था कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मोस्ट कॉमन केटाइन कौन होगा, तो पोटेशियम जो है कि सीरम जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है उसका मोस्ट कॉमन केटाइन होता है, ठीक है। यदि पोटेशियम के नॉर्मल वैल्यू की बात करें कि पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू ब्लड के अंदर कितना होता है, तो 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा जिसको अपन बोलते हैं सीरम क्लोराइड। सीरम क्लोराइड की अगर अपन बात करें तो 98 से लेकर के 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है कि सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू होता है। यदि अपन सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें जिसको अपन HCO3 से डिनोट करते हैं तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि अपन सीरम मैग्नीशियम लेवल्स की बात करें, ये मैं आपको डिटेल इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हम यहाँ पर छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई अलग से बुक परचेस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया है, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कवर कीजिए अच्छे से। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर है तो आप किसी भी एग्जाम को इजीली फाइट कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को। यदि आप कभी CHO की तैयारी करोगे, कभी RRB की तैयारी करोगे, कभी स्टाफ नर्स की तैयारी करोगे, आपको कुल मिला के पढ़ना तो BSc नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस हर एग्जाम का, है ना। तो एक बार में अपने सिलेबस को इस प्रकार से मजबूत बनाओ, अपने हथियार को इस प्रकार से मजबूत बनाओ कि जैसे ही युद्ध आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही एग्जाम आए आप तुरंत एग्जाम को फाइट कर दो, ठीक है। एक कोचिंग, एक नोट्स और कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इनको अपने बुक में सेम एज उतारना है, ठीक है। और मैं आपसे आज एक प्रॉमिस करना है कि बहुत जल्दी मैं यूरिनरी सिस्टम को खत्म करूंगा। देखिए मैं आपको अपना एक स्ट्रेटेजी प्लान बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है कि अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है कि अपन यूरिनरी सिस्टम को, किसको, सबसे पहले अपन यूरिनरी सिस्टम को निपटाएंगे, ठीक है। अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की अपन बात करें, MSN की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले कि MSN के अंदर, और MSN के अंदर सबसे पहले अपन यूरिनरी सिस्टम को निपटाएंगे। और यूरिनरी सिस्टम के बाद जो है कि अपन आपकी डिमांड, मैंने एक यूट्यूब पर वोट्स डाला था उसमें आप लोगों ने डिमांड की है कि उसके बाद जो है कि सर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाइए, क्या पढ़ाइए, उसके बाद जो है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाइए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन कवर करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करने के बाद जो है नेक्स्ट अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। किसे करेंगे, नेक्स्ट अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। आप लोगों ने अपने पढ़ाने का पैटर्न तो देख ही लिया है कि एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ नोट्स से इजीली सब कुछ कवर कर सकते हो, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के बाद जो है कि स्केलेटल सिस्टम अपन लेंगे, कौन सा लेंगे, स्केलेटल सिस्टम अपन लेंगे। और उसके बाद जो है कि अपन एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करेंगे, क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करेंगे। डेली शाम को 8 बजे क्लासेस अपलोड होगी, अब लाइव क्लासेस मुश्किल ही चलेगी, ठीक है। डेली शाम को जो है कि क्लासेस अपलोड होगी और
डेली एक क्लास अपलोड नहीं होगी, डेली 2 क्लासेस अपलोड होगी। ठीक है, मेरे पास सारा नोट्स एज इट इज मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और जैसे ही अपनी एमएसएन कंप्लीट होती है, 1.5 से 2 महीने में एमएसएन जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद जो है कि आपकी मैं ओबीजी की सारी क्लासेस रिवाइज्ड अपलोड करूंगा, क्योंकि ओबीजी का जो सिलेबस है मैंने क्या किया कि सीएचओ के अकॉर्डिंग कर दिया है या किसी स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग कर दिया है। ऐसा नहीं करना है आपको, एक सिलेबस सभी एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस से निकालेंगे अपन, है ना, एक सिलेबस सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आपने एक बार ये सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कोई सा भी एग्जाम आओ आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, इजीली अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंगों को परचेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, सीरम मैग्नीशियम लेवल की। अब ये सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना होता है, तो 1.6 से लेकर के 2.6 mg/dl होता है। ये जो सारी वैल्यू है मैंने एनक्लेक्स से ली हुई है। किससे? मैं यहाँ पे आपको सोर्सेस बता देता हूं कि मैंने ये जो सारी वैल्यू ली है ये एनक्लेक्स से ली है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड बुक है, इसी वजह से मैंने उसको प्रायोरिटी दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सीरम फॉस्फेट लेवल कितना पढ़ रहे हैं अपन, सीरम फॉस्फेट लेवल, है ना। तो सीरम फॉस्फेट लेवल कितना होता है, 2.7 से लेकर के 4.1 mg/dl जो है कि सीरम फॉस्फेट लेवल होता है। ये सभी आपको एज इट इज याद रखना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, कोई ट्रिक इसमें अवेलेबल नहीं है ना। तो आपको अपने हिसाब से ट्रिक बनानी है और इसको सबको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सीरम कैल्शियम लेवल। अब सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8.5 से लेकर के 10.1 mg/dl जो है कि सीरम कैल्शियम लेवल होता है। हम बात करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो 8 से लेकर के 25 mg/dl जो है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ये सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो कितना होता है, तो 0.6 से लेकर के 1.3 mg/dl जो है कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है। हम बात करते हैं यूरिक एसिड लेवल की, नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है, तो 2 से लेकर के 8 mg/dl जो है कि नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल होता है। ठीक है, आज की क्लास जो है कि समय का अभाव होने के कारण यहीं तक मैं समाप्त कर रहा हूं। और जो है कि अभी आज की क्लास यही नहीं है, अभी आधे घंटे बाद नेक्स्ट एक और क्लास अपलोड होने वाली है जिसमें अपन यूरिनरी सिस्टम के डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, देन अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है, इन सभी को अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की तरफ मूव अप कर जाएंगे। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नोट्स मैंने इस तरीके से प्रिपेयर्ड किए हैं कि किस डिजीज के अंदर सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के वहां पर एमसीक्यू बन सकते हैं, मैंने सभी के सभी एमसीक्यू वहां पर ऑलमोस्ट मेंशन कर दी हैं। ठीक है, थैंक यू।